मिडिल ईस्ट, जब भी यह नाम आता है तो लोगों के दिमाग में तेल के कुएं, लंबी लंबी इमारतें, तपता हुआ रेगिस्तान और शेख जी की अय्यासियां जैसी चीजें उसकी नजर के सामने आती हैं। उन्हें लगता है बस मिडिल ईस्ट में राजशाही चल रही, तेल से पैसे आ ही रहे, इंडोनेशिया से लोग उनके घर जाकर मजदूरी कर ही रहे, कोई बकरी चरा रहा तो कोई ऊंट को पानी पिला रहा। आमतौर पर लोगों के दिमाग में मिडिल ईस्ट की ये इमेज बन गई है। जबकि उसी मिडिल ईस्ट में एक देश है ईरान, जिसे कई लोग मुस्लिम वर्ल्ड के बीच इकलौता भाई कहते हैं। मतलब बाकी मुस्लिम कंट्री बहने हैं जबकि ईरान उनके बीच एक अकेला भाई। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक ईरानी है जो वेस्ट के सामने मजबूती से खड़े होने की हिम्मत रखता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ईरान की तरफ से किया गया इजराइल पर मिसाइल अटैक, जहां सारी मुस्लिम कंट्री सिर्फ निंदा से काम चला रही, वही ईरान आमने सामने की वॉर में जाने को तैयार है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर बाकी मिडिल ईस्ट के कंपैरिजन में ईरान ने ऐसा क्या किया कि वो सबसे पावरफुल बन गया। खास करके इतने सैंक्शन के बावजूद ईरान ने एक बड़ी मिसाइल पावर को कैसे डेवलप कर लिया, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। साल 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन और पहलवी डायनेस्टी के खत्म होने के बाद ईरान अपनी एक नई कहानी लिखना शुरू करता है, जिसके हीरो होते हैं आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। इनकी लीडरशिप में ईरान अलग अलग सेक्टर्स को नए सिरे से डेवलप करना शुरू करता है, जिसमें वो अपने डिफेंस को लेकर भी अपने कदम आगे बढ़ाता है, जिसमें प्रॉक्सी नेटवर्क के साथ साथ ईरान अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर जबरदस्त काम करता है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम ईरान इराक वॉर के बाद बड़ी तेजी से ग्रो करता है। इस पीरियड में जहां बाकी कंट्री अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए रशिया, चाइना या फिर अमेरिका जैसी कंट्री पर डिपेंड होती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान अपनी खुद की मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप करने पर फोकस करता है, और वो भी ऐसे टाइम में जब उस पर हर तरफ से तरह तरह के सैंक्शन लगे होते हैं। लेकिन ईरान ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में भी अपनी खुद की टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी मिसाइल बना लेता है, जहां ईरान की मिसाइल हाईली एडवांस होती है और अपने टारगेट को पॉइंट ब्लैंक एक्यूरेसी के साथ हिट करने की पावर भी रखती हैं। अभी की बात करें तो अमेरिका के अकॉर्डिंग ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा और डाइवर्स बैलिस्टिक मिसाइल का भंडार है, जहां उनकी बैलिस्टिक मिसाइल 2000 किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट कर सकती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो ये टेक्नोलॉजी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर डेवलप हुई थी। नाजी जर्मनी ने 1930 और 1940 के टाइम पर V2 मिसाइल, जिसे A4 के नाम से भी जाना जाता था, इसे डेवलप किया था और इसका पहला सक्सेसफुल लॉन्च 3 अक्टूबर 1942 को हुआ और इसे पहली बार 6 सितंबर 1944 को पेरिस पर मारा गया। फिर उसके 2 दिन बाद 8 सितंबर को लंदन पर फायर किया गया। लेकिन आज भी कुछ ही ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने दम पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइल बनाई हुई है, जिसमें ईरान के साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान भी इसी लिस्ट में आते हैं। लेकिन ईरान ने यह कामयाबी तरह तरह के इंटरनेशनल सैंक्शन के बावजूद हासिल करी। आखिर कैसे, आइए ये भी समझते हैं। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की कहानी एक ऐसे सफर का हिस्सा है जो उसके लिए काफी चैलेंजिंग रही है, लेकिन ईरान ने अपनी सभी रुकावटों को पार करते हुए अपने आप को एक स्ट्रांग मिसाइल पावर की तरह स्टैब्लिश किया। ईरान का यह सफर शुरू होता है 1980 के ईरान इराक वॉर के बाद, जहां ईरान को अपने सर्वाइवल के लिए खुद का मिसाइल प्रोग्राम शुरू करना पड़ता है। 1980 में इराक ईरान पर अटैक करता है और उस टाइम सद्दाम हुसैन के इराक के पास सोवियत यूनियन मेड स्कड मिसाइल होती है और ईरान उन मिसाइल के सामने खुद को कमजोर समझता है, क्योंकि उस पीरियड में ईरान के पास जो मिसाइल थी वो या तो आउटडेटेड थी या फिर लिमिटेड पावर की थी। ईरान इस वॉर में देखता है कि यहां तो बैलिस्टिक मिसाइल को बड़ी स्ट्रेटेजिकली यूज किया जा रहा, और यह देखकर ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल की कमी महसूस होती है और इसी के बाद ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को शुरू करने का फैसला लेता है। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी कहते हैं, हमारी सेफ्टी हमारी पावर पर डिपेंड करती है। हमारे सेल्फ डिफेंस का इकलौता तरीका है कि हम अपनी डिफेंस पावर को डेवलप करें ताकि कोई भी दुश्मन हमारे खिलाफ हथियार उठाने की हिम्मत ना करे। उनका यह स्टेटमेंट बताता है कि उन्होंने दुनिया के बदलते वॉर सिस्टम को भांप लिया था और वो समझ चुके थे कि अगर सरवाइव करना है तो ताकत बढ़ानी पड़ेगी। उस टाइम जहां बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्री, उनके लीडर अपनी राजशाही में मस्त होते हैं, तो वहीं मिडिल ईस्ट में सद्दाम हुसैन और आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, ये 2 ही लीडर ऐसे थे जो सर्वाइवल के लिए डिफेंस पावर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे। यही वजह थी आयतुल्लाह डिफेंस पावर को मजबूत करने की बात कहते हैं और ईरान अपनी डिफेंस पावर को डेवलप करना शुरू भी कर देता है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ईरान के रास्ते में बैरियर लगाना शुरू कर देती है। बैरियर मतलब
इंटरनेशनल सैंक्शन। साल 2006 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ईरान के खिलाफ एक रेजोल्यूशन 1937 पास करती है, जो कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम पर एक तरह से रोक लगा देती है। यह रेजोल्यूशन ईरान को एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर देती है जहां ईरान को किसी भी तरह का न्यूक्लियर या फिर मिलिट्री रिलेटेड आइटम नहीं मिल सकता था। यह सैंक्शन ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। उनके ऑपरेशन काफी हद तक रुक जाते हैं, लेकिन वेस्ट यहीं पर नहीं रुकता। इसके बाद यूएन की तरफ से ईरान पर एक और सैंक्शन लगाया जाता है, जहां यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 1929 के तहत ईरान के लिए ट्रेडिशनल वेपन के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर रोक लग जाती है। आप यहां पर गौर करेंगे तो आपको साफ समझ आएगा कि कैसे वेस्ट कंट्रीज मिडिल ईस्ट में इजराइल को सुपर पावर बनाए रखने के लिए ईरान को टारगेट करती है, उसे अलग अलग तरह के सैंक्शन में फंसा कर रखा जाता है। हालांकि इन सब के बाद भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान इन सारे सैंक्शन को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, जहां वो दूसरों पर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करता है कि कब सैंक्शन हटेंगे और फिर बाकी कंट्रीज उसे रिसोर्सेज देंगी और वो अपने मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा। ये सब साइड करके अपने नेशनल डिफेंस और अपने सर्वाइवल के लिए मिसाइल प्रोग्राम को अपने लिए जरूरी बना लेता है और अपने लोकल रिसोर्सेज, अपनी डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी का यूज करके फाइनली अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप भी कर लेता है। अब ईरान मिडिल ईस्ट के किसी भी रीजन को स्ट्राइक करने की पावर रखने लगता है, जिसमें खास करके ईरान इजराइल के किसी भी हिस्से को टारगेट करने वाली मिसाइल भी बना लेता है। आज भले ही ईरान के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं है, लेकिन उसकी बैलिस्टिक मिसाइल इस कदर पावरफुल है कि वो वेस्ट के लिए, खास करके इजराइल के लिए सबसे बड़े थ्रेट की तरह है। इसमें कोई शक नहीं। अभी हाल ही में इसका एक ट्रेलर भी देखा गया है और यही वो मेन वजह होती है जिसे लेकर वेस्ट ईरान पर एक के बाद एक सैंक्शन लगाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में कोई भी ऐसी पावर बने जो इजराइल को उसकी हद याद दिला सके। हालांकि आज मिडिल ईस्ट में डॉट जैसा इजराइल इतना पावरफुल इसीलिए है क्योंकि वेस्ट कंट्रीज, खास करके अमेरिका, इजराइल को डायरेक्ट सपोर्ट देता है। और ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका ज्यूस से बड़ी मोहब्बत करता है, बल्कि वो सिर्फ इजराइल के सहारे पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करता है। ऐसे में ईरान इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी अमेरिका को शैतान अकबर यानी बड़ा शैतान कहते हैं, जबकि इजराइल को छोटा शैतान और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं। यहां तक कि वो इजराइल को एक इलीगल स्टेट कहते हैं और इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देने जैसी बातें कहा करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो ईरान अमेरिका और इजराइल को अपने सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर देखता है, वो आखिर कैसे ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ने देते हैं। लेकिन ईरान अपनी मिसाइल को इस लेवल पर ले आता है कि वेस्ट भी ईरान के आगे थोड़े बेबस दिखाई देते हैं। और अब आता है साल 2015। ईरान के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए एक डील, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA साइन करी जाती है। इस डील के बाद ईरान पर लगे इकोनॉमिक सैंक्शन को हटा दिया जाता है, लेकिन एक कंडीशन ये होती है जिसमें ईरान के कुछ आर्म्स एम्बार्गो और मिसाइल प्रोग्राम को स्नैपबैक मैकेनिज्म के जरिए मॉनिटर किया जाएगा। थोड़ा आसान भाषा में बताऊं तो ईरान इस डील में खुद पर लगे इकोनॉमिक सैंक्शन को हटवाने के लिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिटेड करने पर तैयार हो जाता है। इस डील में ईरान को अपना फायदा दिखता है कि इकोनॉमिक सैंक्शन हट जाएंगे, जबकि वेस्ट को लगता है कि इस डील के जरिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऑलमोस्ट रोक दिया जाएगा। मतलब दोनों अपनी अपनी जगह खुश होते हैं। और ये जो स्नैपबैक मैकेनिज्म की कंडीशन रखी गई, इसका मतलब ये होता है कि अगर ईरान इस डील को फॉलो नहीं करता, मतलब इस डील के अगेंस्ट जाकर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू रखता है, तो ये डील खत्म हो जाएगी और स्नैपबैक मैकेनिज्म के जरिए ईरान पर लगे पुराने सभी सैंक्शन जो इस डील के जरिए हटाए गए थे, वो ऑटोमेटिकली वापस उस पर लग जाएंगे। उसके लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कोई नया रेजोल्यूशन लाने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि आज भी ये डील एग्जिस्ट करती है, मतलब इस डील की कमान ईरान के ही हाथ में है। वो जब तक चाहे इसे आगे बढ़ा सकता है और जब चाहे इसे खत्म कर सकता है। ऐसे में ये जो न्यूज आ रही कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया, जिसका सेंटर पॉइंट ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के ही पास था और जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे था, जिससे ईरान और बाकी मिडिल ईस्ट में भूकंप के झटके आए हैं। हालांकि ईरान ने अभी तक ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अगर यह सच है और ईरान ने वाकई अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया, तो इसका सबसे पहला इंपैक्ट ये होगा जहां स्नैपबैक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग JCPOA डील खत्म हो जाएगी और ईरान पर वापस से वो सारे सैंक्शन लग जाएंगे जिसे इस डील के जरिए हटाया गया था। लेकिन अगर वाकई ईरान ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर लिया है, तो ये मानकर चलिए कि अब इजराइल ईरान पर अटैक नहीं करेगा और न दुनिया इजराइल को ईरान पर
अटैक करने देगी। वही अमेरिका जो इजराइल के जरिए मिडिल ईस्ट में तबाही मचाया हुआ है, वो खुद ईरान और इजराइल के बीच समझौता कराने आएगा। हालांकि इसकी भी पॉसिबिलिटीज है जहां ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट कर सकता है, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साल 2018 में JCPOA डील से यह कहते हुए खुद को अलग कर लेते हैं कि ईरान इस डील को वायलेट कर रहा और अपने मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। वो ये भी कहते हैं कि JCPOA डील एक बकवास डील है जो कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने से रोकने में फेल है। वो आगे ये भी कहते हैं कि यह डील अमेरिका और उसके अलाई कंट्री की सेफ्टी के लिए खतरा है, और वो ये भी कहते हैं कि अमेरिका ईरान पर फिर से इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएगा ताकि ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए मजबूर किया जा सके। ऐसे में अगर यह मान के चला जाए कि अमेरिका जो कुछ भी कहते हुए इस डील से अलग हुआ था और वो सच है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज है कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया है। और जहां तक बात JCPOA डील की है, तो ये ईरान के फेवर में इसलिए भी है क्योंकि इस डील में रशिया और चाइना भी शामिल हैं। ये दोनों कंट्री इस टाइम किसके साथ खड़ी हैं, ये आप खुद कमेंट में बता दो, और साथ ही इस वीडियो को अब भी लाइक कर दो। खैर, इस डील और न्यूक्लियर टेस्ट वाले पॉइंट पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर वापस लौटते हैं। अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि भले ही ईरान को कमजोर करने के लिए अलग अलग तरह के सैंक्शन लगाए गए, लेकिन फिर भी ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया। आज ईरान के पास 50 वेरिएंट से ज्यादा अलग अलग टाइप की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का भंडार है। अब आइए ईरान की मिसाइल के बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम एक परफेक्ट एग्जांपल है जहां कई तरह की रुकावटों के बावजूद ईरान ने अपने डिफेंस पावर और स्ट्रेटेजिक गोल को अचीव किया है। आज ईरान के पास अलग अलग टाइप की मिसाइल मौजूद है, जहां ईरान के इस मिसाइल सिस्टम को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है: रॉकेट, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल। ईरान मेड इन मिसाइल्स में सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू सी में मार करने वाली मिसाइल भी शामिल है। बेसिक से शुरू करें तो सबसे पहले ईरान की इस कैटेगरी में आता है रॉकेट। ये आमतौर पर ग्राउंड बेस्ड टैक्टिकल स्ट्राइक के लिए यूज किए जाते हैं। हालांकि इसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन ये डिजाइन में छोटा और जल्दी से लॉन्च भी हो जाता है। दूसरे नंबर पे आती है ईरान की क्रूज मिसाइल, और इस कैटेगरी में ईरान के पास जो मिसाइल है उसमें एक का नाम है पवा। ये एक मीडियम रेंज क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज करीब 1600 किलोमीटर है। इसकी खासियत यह है कि ये अलग अलग पाथ को फॉलो करते हुए टारगेट को हिट कर सकती है। पवा की यह फ्लेक्सिबिलिटी इसे एक स्ट्रेटेजिक टूल बनाती है जो इजराइल जैसे रीजनल पावर के एयर डिफेंस सिस्टम को बड़ी आसानी से चकमा दे सकती है, और ईरान खुद इस मिसाइल का इस्तेमाल अपने स्ट्रेटेजिक गोल को अचीव करने के लिए कर रहा है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आती है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल। इस कैटेगरी में ईरान की एक मिसाइल है इमाद 3। ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज करीब 1700 किलोमीटर है। इसकी लेंथ 15 मीटर और इसका वॉरहेड करीब 750 केजी तक का होता है। ईरान ने इसे साल 2015 में लॉन्च किया था, जो कि ईरान की एक मिसाइल अल कद्र का इंप्रूव्ड वर्जन है। बैलिस्टिक मिसाइल की लिस्ट में ईरान की एक और मिसाइल जिसका नाम खूब लिया जाता है और वो है जुल्फिकार। इसकी रेंज करीब 700 किलोमीटर है और इसकी खासियत यह है कि इसे मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म से फायर किया जा सकता है। अब ये मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा समझाऊं तो उसे एक व्हीकल पर सेट कर दिया जाता है जो मिसाइल को इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। इसका कोई परमानेंट बेस नहीं होता कि ये वहीं से फायर की जाएगी, बल्कि इसे कहीं भी ले जाकर, फिर वो डिजर्ट हो, माउंटेन हो, यहां तक कि कोई जंगल ही क्यों ना हो, कहीं से भी फायर किया जा सकता है। इसकी एक खास बात यह भी है कि अगर एनिमी मिसाइल लोकेशन को ट्रैक करके उस पर अटैक भी करना चाहे तो बड़ी आसानी से मिसाइल की लोकेशन को बदला जा सकता है, और इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर टेल भी कहा जाता है। अब आप समझ सकते हो कि ईरान किस लेवल पर अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप कर चुका है। आप हैरत करो, उससे पहले एक कैटेगरी के बारे में और जान लो। नंबर 4, हाइपरसोनिक मिसाइल। हालांकि ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल पर आए उससे पहले यह समझ लें कि हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है। दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जो मैक 5 से लेकर मैक 25 की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। मैक 5 मतलब आवाज की स्पीड से 5 गुना ज्यादा स्पीड, और इसकी इस हाई स्पीड का एक टेक्टिकल एडवांटेज ये भी होता है जहां एयर डिफेंस सिस्टम इसे इजीली ट्रैक करके डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। एग्जांपल में अगर रशिया की एवंगर्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को देखें तो ये मिसाइल मैक 20 से भी ज्यादा की स्पीड से
ट्रेवल कर सकती है। अगर मैक 20 ही मानकर चलें तो रशिया की यह मिसाइल 24,696 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेवल करती है। स्पीड के साथ साथ यह मिसाइल अपनी फ्लाइट के दौरान अपने पाथ को भी चेंज कर सकती है, जो कि इसे एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम से बचाने में भी मदद करती है। मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल इस मॉडर्न वॉर के टाइम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही, जहां इसका इस्तेमाल सरप्राइज अटैक करने में किया जा रहा है, जिसमें एनिमी को इसे इंटरसेप्ट करने का टाइम भी नहीं मिल पाता। अब अगर इसे ईरान के केस में देखा जाए तो ईरान अपनी खुद की टेक्नोलॉजी से अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर चुका है, जिसका नाम है अल फतह, जो कि एक सॉलिड फ्यूल मिसाइल है। ये किसी लिक्विड फ्यूल मिसाइल के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट और ज्यादा रिलायबल है। अल फतह की रेंज करीब 1400 किलोमीटर है और ये मैक 15 की स्पीड से ट्रेवल करने की पावर रखती है। मतलब अल फतह 1 सेकंड में 5 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल कर सकती है। यानी अल फतह अपने टारगेट को 18,522 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से डिस्ट्रॉय करने की पावर रखती है। और जैसा कि अभी बताया कि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक करके डिस्ट्रॉय करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। ऐसे में इजराइल का आयरन डोम हो या फिर डेविड स्लिंग, वो ईरान की अल फतह को हवा में ही मार दे, इसकी पॉसिबिलिटीज लगभग ना के बराबर है। ऐसे में ईरान ने इजराइल को डायरेक्ट टारगेट करने के लिए अल फतह को डिजाइन किया है, जो अपनी हाई स्पीड के साथ साथ 7 मिनट से भी कम टाइम में इजराइल के किसी भी पॉइंट को हिट कर सकती है। आप समझ सकते हो कि ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी कितनी अग्रेसिव है। बावजूद इसके अभी भी ईरान रशिया के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन के जरिए अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को और भी इंप्रूव कर रहा। मतलब आने वाले टाइम में ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी और भी पावरफुल और भी अग्रेसिव होने वाली है। ऐसे में ये जो अमेरिका इजराइल के साथ साथ जो पूरा का पूरा वेस्ट ईरान को कमजोर करने के लिए उसके रास्ते में बैरियर लगाता है, उन्हें यह मालूम है कि अगर ईरान को फ्री हैंड मिलता है तो ईरान पूरे मिडिल ईस्ट का सुपर पावर बनने की काबिलियत रखता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये जो मिडिल ईस्ट में जगह जगह अमेरिका अपना बेस बनाए बैठा है, उसे ये एरिया छोड़कर भागना पड़ सकता है। और ये जो रशिया और चाइना जैसी एंटी अमेरिका कंट्री ईरान को इनडायरेक्टली सपोर्ट दे रही, उसके पीछे वजह यही है कि कैसे भी करके मिडिल ईस्ट से अमेरिका को बाहर किया जाए। ऐसे में जब भी अमेरिका मिडिल ईस्ट से भागता है तो ये मानकर चले इजराइल उसी दिन से अपनी हद में रहने लग जाएगा, क्योंकि आज इजराइल जो इतना बवाल मचाए हुए है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के बैकअप की वजह से है। ऐसे में अगर ईरान मजबूत होगा, उसकी डिफेंस पावर और बढ़ेगी, उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी और भी इंप्रूव होगी और उसे रशिया चाइना जैसी कंट्री का साथ मिलता रहेगा, तो आने वाले टाइम में मिडिल ईस्ट में एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ईरान की मिसाइल पावर से जुड़े हर सवाल का जवाब मिल गया होगा। ऐसे में वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।